हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो? ठीक है, तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक है ना, तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व डिस्क्रिप्टिव वाला अनसीन पैसेज। ठीक है, अब कौन लड़का कहेगा सर ये क्या होता है? ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता है, सुना खाली। ठीक है, देखो, ठीक है ना, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो अनसीन पैसेज है वह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दो तरह से आता है, एक एमसीक्यू वाला और एक डिस्क्रिप्टिव वाला। मतलब सुनो ध्यान से, ठीक है, एक एमसीक्यू वाला, ठीक है ना, एक एमसीक्यू वाला, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा बच्चा? दूसरा कौन सा? डिस्क्रिप्टिव वाला, डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो एमसीक्यू वाले अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं इसकी बातें अपन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उन्हें देखें ताकि बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव वाले अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसको समझते कैसे हैं। ठीक है ना, अब डिस्क्रिप्टिव वाला अनसीन पैसेज होता है क्या? ठीक है, तो देखो, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, है ना, उसमें ऑप्शन नहीं होगा, उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कि डिस्क्रिप्टिव वाला अनसीन पैसेज मतलब कि आंसर लिखने वाला, ठीक है ना, आंसर लिखने वाला पैसेज, ठीक है ना, यानी इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव वाला। इसको कई बार हम लोग डिस्कर्सिव भी कह देते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का था। ठीक है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यह आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। ठीक है ना, समझो, है ना, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट, ठीक है ना, तो ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स आता है। ठीक है, कैसे कैसे आता है? ठीक है, देखो, आपसे यहाँ से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने बच्चे? यहाँ से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न होता है वह 2 मार्क्स का होता है, दूसरा भी 2 मार्क्स का, तीसरा भी 2 मार्क्स का, है ना। ठीक है, लेकिन जो चौथा प्रश्न होता है यह वर्ड मीनिंग बेस होता है। या तो इसमें आपसे अपोजिट पूछेगा यानी विलोम, या तो आपसे सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची पूछेगा। ठीक है ना, इसकी बातें अपन अभी आगे करते हैं। ठीक है ना, पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा दूं कि किस तरह से पूछा जाता है, फिर हम पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में भी मजा आए। ठीक है, एक बार बताऊँ, है ना, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, ठीक है ना, वीडियो बनाया। ठीक है ना, तो थोड़ी सी भरोसा रखना यार। ठीक है ना, ठीक है, जीतेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि जीतना ही है ना। ठीक है, तो जो पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, मज़े के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, बस साथ मत छोड़ना। ठीक है, तो बातें समझा रहा हूँ, थोड़ी समझ लो। ठीक है, देखो, है ना, जो लास्ट वाला प्रश्न होता है 1 मार्क्स का, ठीक है ना, तो ये होती है क्लास 10th की कहानी। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ। ठीक है बच्चा, देखो, है ना, ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है ना, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह आपके एग्जाम में टोटल 15 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का बच्चा? टोटल 15 मार्क्स। ठीक है ना, और ध्यान रखना जो 12 वाले बच्चे, ठीक है ना, आपके एग्जाम में एमसीक्यू वाला नहीं आता। ठीक है ना, आपके एग्जाम में केवल और केवल आंसर लिखने वाला आता है। ठीक है ना, वो भी कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। इसका मतलब ये है कि यह वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो करते हैं कैसे, समझा। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा, देखो, जो 15 मार्क्स होंगे ये कैसे कैसे होंगे, थोड़ी सी मैं आपको फटाफट से इसके बारे में बता दूं। ठीक है ना, तो ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो, इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने बाबू? 5। ठीक है, इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, पहला जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, दूसरा भी 3 मार्क्स का होगा, तीसरा भी 3 मार्क्स का होगा और चौथा भी 3 मार्क्स का होगा। लेकिन जो 5वां प्रश्न है ये भी 3 मार्क्स का होगा। इसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और ये सभी के सभी 1-1 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, और ये किस पे बेस रहेगा? ये रहेगा वर्ड मीनिंग बेस पे। जो पहला और दूसरा है, जो पहला है पहले में आपसे हो सकता है वो सेम मीनिंग पूछ ले, है ना, यानी कि पर्यायवाची वाला। जो दूसरा है हो सकता है उसमें आपसे वो अपोजिट वर्ड पूछ ले। लेकिन जो तीसरा वाला है वो आपको एक फ्रेज देंगे, है ना, फ्रेज। ठीक है ना, आपको एक फ्रेज देंगे, अभी आगे मैं इसकी बातें समझाऊंगा। ठीक है ना, वो एक आपको फ्रेज देंगे और कहेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ी समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपके 3 3 6 12 और 3 15। ठीक है, तो ये 12th वालों के लिए। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होगा, है ना, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, बात को समझने का प्रयास करना। ठीक है ना, है ना, बहुत बेहतरीन। ठीक है ना, मज़ा आएगा। ठीक है ना, इसको समझना। ठीक है ना, देखो, एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है, तो उस पैराग्राफ में करीब 12 से 13 लाइन होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, वीडियो को बहुत जांच पड़ताल करके बनाया है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो आपके पैराग्राफ में करीब 15 से 16 लाइनें होंगी। ठीक है ना,
और अगर आप 10 में हैं तो वहाँ से आपको 4 प्रश्न, अगर आप 12 में हैं तो आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों को पढ़कर उसी पैराग्राफ में से आंसर को ढूंढकर लिखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो प्रश्न को पढ़कर समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा, ठीक है, प्रश्न को पढ़कर समझ ही ले तो आंसर ना देते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है। अब ये क्या, ये बात आपके सर के ऊपर से गई, है ना, ठीक है। अब कोई बच्चा इसको समझ भी लिया होगा, ठीक है ना। अब जो समझ लिया होगा इसका आंसर दे देगा, ठीक है, कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है ना, तो श्री नरेंद्र मोदी, है ना। तो हम प्रश्न को जब पढ़कर समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उसका आंसर क्या लिखेंगे, है ना। ठीक है, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है ना। तो समझते हैं कि प्रश्न को समझते कैसे हैं और आंसर को ढूंढ के जल्दी से जल्दी लिखते कैसे हैं और ये मार्क्स को पाते कैसे, ठीक है ना। अब प्रवीण क्लासेस में आए ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे ना, ठीक है, तो कुछ तो करेंगे अपन, ठीक है। देखो बातें करते हैं, देखो तो जो आंसर होते हैं 3 तरह के होते हैं। आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना, आराम से समझाऊंगा, बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। खाली थोड़ी सी देख लेना, ठीक है ना। देखो बातें करते हैं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है ना। देखो अब 3 तरह के लड़के होते हैं, ठीक है ना। एक बिलो एवरेज और एक एवरेज और एक टॉपर थिंकिंग, है ना, ठीक है। समझाते हैं इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। हम सीधा क्या करते हैं, हम सीधा सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। हमें पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है इसको जान ले, है ना, ठीक है, तभी तो बातें समझ में आएंगी, है ना, ठीक है। देखो 3 तरह के लड़के होते हैं, एक बीए और एक ये और एक टीटी। 3 टाइप के लड़के होते हैं, एक बिलो एवरेज, एवरेज और टॉपर थिंकिंग, है ना। आप समझते, देखो तो जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं और जो एवरेज और जो कौन से टॉपर थिंकिंग, है ना, इन तीनों का आंसर लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो मैं समझाता हूँ कि आंसर कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो तो जो आंसर होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। टाइप 1, इसमें क्या होता है, जैसे पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, और उसके नीचे क्या दिया गया है, प्रश्न, ठीक है ना। बच्चे ने प्रश्न को पढ़ा, ठीक है ना, और प्रश्न क्या है बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ना, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वह वर्ड मैच करता है ना। जैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक पैराग्राफ लिख के और उसके नीचे प्रश्न लिख के फिर आपको समझाता हूँ कि क्या बातें हो रही हैं, ठीक है बच्चा, ओके जी, ओके, ठीक है। तो जैसे हमने आपके सामने एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है ना, खाली आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है ना। इतना छोटा पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन भी लिया, ठीक है ना। तो यकीन मानना कि जो पहला प्रश्न होगा, ठीक है ना, उसका आंसर शुरुआत के 4 से 5 लाइनों के अंदर ही होगा, ठीक है ना। तो समझाते हैं कि बच्चा क्या करता है, ठीक है ना। जो टाइप 1 यानी कि जो बिलो एवरेज बच्चा वो क्या करता है, कैसे वो आंसर लिखता है, वो क्या करता है, देखो ठीक है ना। वो क्या करता है, वो प्रश्न को पढ़ता है कि होम डज, ठीक है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट, है ना, ठीक है। तो वह समझता है कि यार इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, यही है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, ठीक है, और रिप्रेजेंट, है ना, ठीक है। तो वो ऐसा क्या करता है, देखता है, ठीक है ना। अब फिर ये जो शब्द है, इस शब्द को वो क्या करता है, पैराग्राफ में ढूंढता है, ठीक है। तो वो कैसे ढूंढता है, वो देखता है कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अच्छा मिल गया, ठीक है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो वो क्या करेगा, फटाफट से यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस फुल स्टॉप तक क्या करेगा, पूरा का पूरा लिख देगा, ठीक है ना। वो ऐसे लिख देगा, ठीक है ना, आंसर, ठीक है ना। कैसे लिख देगा, ठीक है ना, कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैचू, ठीक है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लो भैया हो गया आंसर, ठीक है ना। इसमें आंसर ही नहीं है ना, ठीक है, नो आंसर, ठीक है, नो आंसर। जो आपने इस प्रश्न का जो आंसर लिखा है इसमें ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। और 80% बच्चा ऐसे करते हैं, ठीक है ना, 80%, ठीक है ना, यानी कि वर्ड मैच करा के आंसर लिखना, ठीक है ना।
तो कई बार क्या होता है कि तुक्का लग जाता है, सही भी हो जाता है, ठीक है ना। पर अब क्या है कि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर बनाने वाला है, वो भी क्या हो गए, चालाक हो गए, ठीक है ना। उन्होंने कहा अच्छा जी तुम चालाकी दिखा रहे हो, है ना, ठीक है, तो मतलब वर्ड मैच करा के लिखोगे, है ना, ठीक है। आपने शायद इसके नाम पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। इसका नाम अनसीन पैसेज नहीं है, इसका नाम है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या होता है, समझना। तो जो एग्जामिनर है वो यार आपकी समझदारी चेक करना चाहता है यार कि तुम समझदार हो कि नहीं हो, खाली उसे उठा के लिखने वाले हो, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा है कि आंसर को क्या करा है कि ऐसे पैराग्राफ के बीच में देना स्टार्ट कर दिया, पैराग्राफ के बीच में या ऐसे मिक्स करके, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो पैराग्राफ आपको मिलेगा उसमें आंसर का हिंट छुपा रहेगा, ये नहीं कि एकदम पूरा लाइन फिक्स है कि यही उठा के लिख देना, ठीक है। ऐसे पहले होता था, अब चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये क्या ये बिल्कुल, ठीक है ना, 80% बच्चा ऐसे करता है, ठीक है ना, ठीक है। एक भी मार्क्स आपको इस पर नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि आपने अपने दिमाग का यूज ही नहीं करा, है ना, ठीक है। अच्छा, बिलो एवरेज में कौन बच्चे आते हैं ना, ठीक है। वे बच्चे आते हैं जो कसम खा के बैठे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लिश कठिन है मतलब है, हमें नहीं पढ़ना है जी, ठीक है। हम मतलब इंग्लिश को कठिन मानेंगे मतलब मानेंगे, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, है ना। तो ऐसे बच्चे, ठीक है ना। बात करते हैं टाइप 2 दूसरे, यानी कि जो एवरेज हैं उनकी कहानी क्या होती है। जो एवरेज वाले हैं वो थोड़ी सी बिलो एवरेज वाले से क्या होते हैं, समझदार होते हैं, ठीक है ना। देखो तो वो थोड़ी सी, अरे मैंने तो क्वेश्चन भी मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना, है ना। तो वो थोड़ी समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं आपको समझाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं क्वेश्चन लिख दूँ, ठीक है ना। होम डज द, क्या लिखा था, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, रिप्रेजेंट। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम आएंगे कि तो कैसे करें सर, है ना, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा कम भी आता है, थोड़ी थोड़ी आती भी है, ठीक है ना, तब भी आप सही नंबर कैसे पाओ, इस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। पहले हम ये तो जान लें कि प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ही नहीं पता है ना, ठीक है। जैसे कोई आदमी है और उसकी तबीयत क्या ख़राब है, ठीक है ना। वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, ठीक है ना। डॉक्टर कहता है क्या हुआ है तुम्हें, है ना। वो कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बस दवाई दे दीजिए, ठीक है ना। मतलब अगर भाई प्रॉब्लम जैसे बताओगे तभी तो वो सही से दे पाएगा दवाई जल्दी से, है ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम ही नहीं पता है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो बात करते हैं, हाँ, दूसरे टाइप के बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, ठीक है, इतना रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो होता ये है कि उनको भी तो वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आती, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग तो उनको भी नहीं समझ में आ रही, ठीक है ना। वो देख रहे हैं कि होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, ठीक है ना। उनके दिमाग में चल रहा होता है, उन्होंने कहीं से सुना होता है कि जो आंसर लिखा जाता है वो अफर्मेटिव में लिखा जाता है और सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। थोड़ी दिमाग लगाते हैं तो उनको लगता है कि यार ये क्या है, ये WH फैमिली आया है और ये क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। तो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि यही होगा, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब होगा। ऐसे से वो दिमाग लगा लेते हैं, पर उनको भी सही से बड़ी मीनिंग नहीं पता होती, ठीक है ना। तो वो लिख लेते हैं कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस, ठीक है। एवरेज बच्चे कैसे लिखते हैं ऐसे, आंसर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब वो देखते हैं कि ऐसी बातें कहाँ पे मिल रही हैं पैराग्राफ में, ना। तो जब ये इस बात को वो देखते हैं, जो एवरेज वाले जो थोड़ी समझदार हैं, ठीक है, उनको लगता है यार ये तो लास्ट में आया है ना, ठीक है, और सब्जेक्ट पहले आता है तो इसके बाद से कुछ होना चाहिए था, है ना, ठीक है। तो वो थोड़ा रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वो आते 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 आते, ठीक है ना, अच्छा वे देखते जाते हैं तो उनको मिल जाता है, ठीक ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक बार तो यहाँ पे भी लिखा था, ठीक है ना, समझ में आया, है ना। मतलब आंसर बीच में भी हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपको अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। देखो तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा हाँ ये सही है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो क्या करेगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देगा, ठीक है ना। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, वाज अ गिफ्ट, ये गिफ्ट लिखा मैंने, फ्रॉम द पीपल, ठीक है, ऑफ फ्रांस, ठीक है, टू मार्क द 100 ईयर
एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं आपको फील करवा पाऊँ, समझा पाऊँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबा होगा पर देख लो बाबू, ठीक है। अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये लड़का काम कर गया, ठीक है ना। पक्की बात है कि इसमें आंसर है और मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आंसर है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें आंसर है और मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। पर जो एग्जामिनर है या जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है, ठीक है ना, वह आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होगा, है ना, ठीक है। उसको लगेगा ठीक है ना, आपने भी क्या करा कि सेम सेम उतार लिया है थोड़ी सी दिमाग लगा के, ठीक है ना, है ना। तो अब आती है तीसरी कैटेगरी, है ना, जो खुद को मतलब जिनकी सोच रहती है नहीं मार्क्स तो चाहिए यार, ठीक है ना, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो फिर ढंग से पढ़ें और क्या, ठीक है ना। जिनकी सोच टॉपर थिंकिंग वाली होती है। एक बात बताऊँ, ठीक है, कोई बच्चा पढ़ने में कम या तेज़ नहीं होता, ठीक है ना। आप कम या तेज़ है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सोच क्या है इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो कम है तो आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। लेकिन सोच रही कि भाई सही सीखना है, ठीक है ना। देखो, तो जो टॉपर थिंकिंग वाले हैं वो कैसे करते हैं, इस प्रश्न को समझाते हैं, ठीक है, देखो, है ना, ठीक है। अब आती है तीसरी कैटेगरी, है ना, ठीक है, टाइप थर्ड, है ना, ठीक है। वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रश्न को समझते हैं, ठीक है ना। वो प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं पूरी तरीके से कि भाई पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, थोड़ी सी पैराग्राफ को भी पढ़कर समझते हैं कि इसमें पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ठीक है। ये मैं बताऊँ, आपके पास अगर आप 12 में हैं चूँकि 15 मार्क्स का है, और अगर आप 10 में हैं तो 7 नंबर इधर और 3 नंबर MCQ में, 10 नंबर इसमें हो गए, ठीक है ना। तो 10 में 10 नंबर का आंसर आता है और 12 में 15 मार्क्स, ठीक है ना। तो आप इसको करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से शांत मन से करोगे, सही करके आओगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब समझो, है ना। तो वो बच्चा क्या करता है कि वो प्रश्नों को ध्यान से देखता है, ठीक है ना। वो समझता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है, ठीक है ना, लेकिन वो उसको समझना चाहता है, ठीक है ना। जैसे वो छोटी मोटी बड़ी मीनिंग जानता भी है, ठीक है ना। जैसे हुम माने क्या होता है, हुम माने किसे, वो दिमाग लगाता है, अच्छा किससे, है ना। डज आया है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। मान लेते हैं कि इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और है ना, रिप्रेजेंट उसको समझ में आता है। रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना यानी प्रदर्शित करना। ऐसे वो दिमाग लगाता है थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश के साथ, है ना। और ये करना भी चाहिए, है ना। तो वो समझता है कि हु डज द लिबर्टी ऑफ स्टैचू रिप्रेजेंट, यानी कि किसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रदर्शित करता है, ऐसा कुछ वो सोचता है, ठीक ना। फिर वो पढ़ता है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, वो क्या करता है, वो इसको भी पढ़ के समझता है ना, ठीक है। व्हेन वी, जब हम इंटर करते हैं न्यूयॉर्क हार्बर सिटी में, तो उसमें क्या होता है, पहली चीज़ फर्स्ट थिंग वी सी, हम देखते हैं क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक्चुअल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक मूर्ति है ना, जो कि अमेरिका में है ना, ठीक है। आप कभी सर्च करना, है ना, ठीक है। वो एक लेडीज़ रहती है ना, ठीक है। वो हाथ में मसाले लिए खड़ी रहती है, ठीक है ना। तो वो समझता है, इसको पढ़ता है ना, ठीक है। वॉट इम्प्रेस अस द मोस्ट इज़ इट, ठीक है ना, ठीक है। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है, डरो मत, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ता जाता है, ठीक है ना। उसे यहाँ पे कहीं आंसर नहीं दिखता है, ठीक है ना। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कम टू, इसमें कोई खास बात नहीं लगती। जब ये शब्द इसको देख, जब यानी कि प्रश्न का जो शब्द है वह जब इसे पैराग्राफ में देखता है तो उसका दिमाग थोड़ा काम करता है, ठीक है। उसको मिलाने का प्रयास करता है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट, यानी कि एक गिफ्ट है फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू, है ना, यानी कि किसका गिफ्ट है भैया, फ्रांस का, टू मार्क द 100 ईयर्स एनिवर्सरी, यानी कि 100 साल, क्या 100 साल की सालगिरह ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता, है ना, ठीक है। ऐसा वो समझता है ना। तो जब इसको वो एक बार और पढ़ता है ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किसे प्रदर्शित करता है ना। तो अब ऐसा नहीं कि मैं बता दूं तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। फिर भी वो गलत सही लिखेगा, वो कैसे करेगा, वो ऐसे सेम नहीं उतारेगा। वो क्या लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा आंसर, ठीक है ना, कि द स्टैचू
ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब रिप्रेजेंट है ना, अब चलो डज आया था तो ये क्या था, रिप्रेजेंट सिंपल था, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें क्या आ जाएगा, एस है ना, रिप्रेजेंट्स, यानी कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स, है ना, ठीक है। यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो प्रेजेंट करती है, किसको प्रेजेंट करती है, तो वो पढ़ता है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सुनो, इसमें क्या कहा गया है कि ये गिफ्ट किसका है बच्चा, फ्रांस का गिफ्ट है, और फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट के तौर पे दिया था। कब दिया था, जब उसने उसकी आज़ादी को कितने साल हो गए थे, 100 साल हो गए थे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वो किसको प्रदर्शित करता है ना, तो वह अमेरिकन इंडिपेंडेंस को प्रदर्शित करता है। वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वह अमेरिका की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, ठीक है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना। तो रिप्रेजेंट अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है, बस इसका जवाब यही होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दे, सटीक उत्तर दे, सही उत्तर दे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फुल मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और प्लस गुड इम्प्रेशन, ठीक है ना। और आप टीचर की नज़र में समझो कि हीरो हो गए हो, ठीक है ना। जैसे ही टीचर आपके ये कॉपी चेक करेगा, ठीक है ना, वो पहले तो एक बार जाएगा नाचेगा और नाच के आएगा दोबारा चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको एकदम देख के मज़ा ही आ गया। और समझो आगे के प्रश्नों में अगर आपका कोई गलत भी होगा ना, तब भी कहेगा यार बच्चा तो था, इसको सही कर देगा, ठीक है ना। ये होता है क्योंकि ये आपके एग्जाम में सबसे पहला ही प्रश्न होता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है ना, कोई कैसे सीखता है, हमें सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है हैशटैग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि यह नया होता है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम घर से याद करके गए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैंने देखा है कई बार है, ठीक है, कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि बस 5 मिनट में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, ये सिखा दूंगा, कुछ काम नहीं आता, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि अगर हमें थोड़ी कम भी इंग्लिश समझ में आती है तब हम आंसर कैसे लिखें, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा पाओ, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय। और